डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। जी हां, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें उससे डटकर मुकाबला करना होगा। यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फोकस अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए कि हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा अंक आ जाए। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी कि ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि यह आपका दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देख ले, क्योंकि हर एक प्रश्न मैंने आपको विस्तार से बताया है ताकि आपके एग्जाम में आ सके, और यह आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसमें बताया है? मानव विकास सूचकांक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? केरल हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह आपका जो है दिया गया है 2017 के अनुसार। जी हां, केरल जो है सबसे आपका जो है उच्च कोटि का, यानी कि वहां की उच्चतम है। कितना पॉइंट मिला था इसको? तो केरल का मिला था, आप याद रखेंगे, 0.784। आपका दूसरा स्थान इसमें गया था चंडीगढ़ का। किसका गया था? चंडीगढ़ का। फिर आपका चंडीगढ़ का कितना था? तो चंडीगढ़ का आपका था 0.774। यह आपका चंडीगढ़ जो कि दूसरा स्थान आया था। और एक प्रश्न और निकलता है, यह सबसे आपका जो है उच्च कोटि। जी हां, निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल आया। लेकिन सबसे निम्नतम किसका है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे 36वां स्थान, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाया गया इसमें, और सबसे नीचे जो स्थान आया 36वां, वो है आपका बिहार का। किसका? बिहार का, जिसे 0.566, कितना? 0.566 जो है दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। यह जो है नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। खुद ही आप सोचकर देखिए कि जहां नगर होगा वहां उद्योग ज्यादा होगा और कृषि क्या होगी? कम होगी। तो यहां आपका चर्चा है प्राथमिक क्षेत्र का, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, यानी कि प्रारंभिक बेसिक जरूरतें होती है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह नगर का जो परिभाषा का अंग नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कहां अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो हीराकुंड आपका परियोजना है, यह महानदी पर निर्मित एक बांध है। किस नदी पर? महानदी पर निर्मित एक बांध है आपका। यह आपका एक प्रश्न निकलता है। यह बांध 1957 में बना था। और कब बना था यह? 1957 में। शुरू तो आपको 1947 के आसपास ही हो गया था, है ना, लेकिन यह बनकर तैयार हो गया था 1957 में। और यह संसार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के पीछे ही एक विशालकाय जो है जलाशय है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जो है यह जलाशय है, यानी कि झील है। तो आप इतना ध्यान रखना है कि हीराकुंड परियोजना यह ओडिशा में है, महानदी पर स्थित है। यह जो है 1957 में जो है यह बना, और यह संसार का सबसे लंबा और बड़ा बांध है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? इसमें से सबसे छोटी आपका कौन है? अब यह जो है आपका प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हां, यह आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपका जो है इसका आंसर देना है। यदि आप नहीं देते हैं तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, इसमें से आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? बताइए निम्न में कौन रेशेदार फसल है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेशेदार फसल कौन कौन होता है? ध्यान रखेंगे, रेशेदार फसल होता है आपका कपास, जूट, पटसन, ये सब जो है आपका क्या है? रेशेदार फसल है। कौन सा फसल है? रेशेदार फसल है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा कपास। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं मुख्य रूप से, जो कि आपका जूट होगा, पटसन होगा, रेशम होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका हरित क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से आपका हरित क्रांति संबंधित है। तो यहां आपका है हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत 1966-67, जी हां 1966 टू 1967 में हुई थी, 1966-67 में। और इसके प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है आपको हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय। लेकिन यदि आपका यह प्रश्न पूछ दे कि भारत में इसका श्रेय किसे जाता है, तो ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन। क्या है? MS स्वामीनाथन, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में MS स्वामीनाथन, और ऐसे पूरे विश्व में तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। कब हुआ? 1966 से 67 में। किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। हर एक प्रश्न को विस्तार से पढ़िए, है ना, कॉपी कलम निकालिए और लिख कर पढ़िए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न उत्पादकता, यह भी है, विखंडित जोत, यह भी है, अनियमित मानसून, समय पर न होना, यह भी है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय कृषि की एक समस्या है। विद्यार्थीगण, मैं आपको पीछे का एक क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन था आपका कि निम्न में से कौन भारत किसका जो एक सदस्य है, उसमें मैंने आपको आसियान बता दिया था बाय मिस्टेक। उसका आंसर आपका हो जाएगा साफ्टा। उसका आंसर हो जाएगा आपका साफ्टा। देख लेंगे आप, पीछे का एक वीडियो होगा जिसमें उम्मीद था शायद 22 नंबर प्रश्न होगा आपका, वो जिसका आंसर होगा आपका साफ्टा। गलती से आपका जो है मैंने आसियान बता दिया था। भारत साफ्टा का सदस्य है, लेकिन मैं आपको वहां आसियान बताया हूं, तो आसियान का विस्तार से बताया है, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। आसियान के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या उद्देश्य है आसियान के बारे में, तो वहां विस्तार से आप वो देख लें। लेकिन उसका आंसर हो जाएगा आपका साफ्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी जो बताया, इसका मैंने विस्तार से नहीं बताया। तो निम्न में कौन भारतीय कृषि की एक समस्या है? तो ये सभी जो है भारतीय कृषि की समस्या है। इसका क्या कारण और हो सकते हैं? तो याद रखेंगे, कृषि में निवेश का अभाव, ग्रामीण शहरीकरण विभाजन, विमुद्रीकरण का प्रभाव, ये सभी भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या आपका जो है 9, निम्न में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है?
क्वेश्चन क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां जनसंख्या भरा पड़ा है। तो आपके मन में होगा ये विरल जनसंख्या क्या है, तो याद रखेंगे विरल का अर्थ होता है कम घनत्व वाला। विरल का क्या अर्थ होता है, कम घनत्व वाला। और एशिया में तो काफी घनत्व है जनसंख्या का, है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। क्या हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थीगण यहां आपका आया है कार्यशील। कार्यशील जनसंख्या मतलब कार्यशील क्या होता है, यानी कि वैसी जनसंख्या जो काम करने हेतु सक्षम होती है, जो काम करने के लायक होती है, सक्षम होती है, और इसे श्रम शक्ति में जो है बदला जा सकता है ना। लेकिन यदि अभी के अनुसार पूछा जाए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15 से 65। पीछे जो आपका यह प्रश्न पूछ लिया गया है उसके अनुसार आपका आंसर यह 15 से 59 सही है, लेकिन वर्तमान कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो आपका आंसर यह होना चाहिए 15 से 65 वर्ष आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, बताइए किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैटविया। किसके? लैटविया, जिसे हम लातविया भी कहते हैं। यहां का जो लिंग अनुपात जो है यह विश्व में सर्वाधिक है। यह लातविया जो है यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। कहां स्थित है? यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। यदि पूछा जाए आपसे इसकी राजधानी क्या है लातविया की, तो याद रखेंगे इसकी जो राजधानी है वह है आपका रीगा। कहां है? रीगा इसकी राजधानी है। फिर यदि आपसे पूछा जाए इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा याद रखेंगे लात्स। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सीधा आपका आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक एवं शैक्षिक वृद्धि। जी हां, यदि शिक्षा का वृद्धि है तो डायरेक्ट आपका आंसर यही हो जाएगा, वहां विकास सर्वोत्तम होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक एवं शैक्षिक वृद्धि। अब देखिए ये यहां ऑप्शन जो है आपका गुण में साधारण परिवर्तन गलत हो जाएगा, आकार में रुकावट स्थिरता यह भी गलत हो जाएगा, गुण में ऋणात्मक परिवर्तन यह भी गलत हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर यही है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन जो है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1990 में किया था। इसका निर्धारण कब किया था? 1990 1990 में। अब बताइए ये कहां के थे? डॉक्टर महबूब उल हक यह पाकिस्तान के थे। कहां के थे? पाकिस्तान के। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। किस क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां आया रबर, है ना। रबर कहां होता है? तो ध्यान रखेंगे रबर के वृक्ष जो है वह भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में, क्या भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में यह पाया जाता है, और इसी के दूध को हम लोग लेटेक्स कहते हैं। इससे जो दूध निकलता है उसे हम लोग लेटेक्स क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। और इसी से जो है लेटेक्स से जो है रबर तैयार किया जाता है। एक प्रश्न आपका यह भी बन गया कि रबर कैसे तैयार होता है, तो मैंने आपको बता दिया, आंसर लिख दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है?
तो यहां आपका आया रोपण फसल। क्या आया? रोपण फसल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं जो है वह आपका रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल कौन कौन हो सकता है? कुछ नाम याद रखेंगे आप। कॉफी है, यहां चाय है, कपास है, यह आपका क्या है? रोपण फसल। इसके अलावा भी अगर पूछे कोई तो याद रखिए, रबर बोल सकते हैं आप, कोको, गन्ना, केला, अनानास, ये सब आपका रोपण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि आपका कहलाती है पुष्पोत्पादन। क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। यदि यह आपके ऑप्शन में न रहे तो याद रखेंगे, इसे हम फ्लोरिकल्चर, क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। यह भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, और भी ऑप्शन में दे सकता है, इसे पुष्प कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कृषि, यानी पुष्पोत्पादन भी आपका सही है, फ्लोरिकल्चर भी और पुष्प कृषि भी, सब इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं? हमने क्या बताया? कर्तन दहन। तो याद रखेंगे, आदिम निर्वाह कृषि जो है उसे हम लोग कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो आपके मन में होगा ये कर्तन दहन कृषि क्या है या किसे कहते हैं, पूछा जाए तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, किसी विशेष स्थान की जलवायु। जी हां, आदिम निर्वाह कृषि में है जहां वहां विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए वहां फसल का चुनाव करना होता है, उसी को हम कर्तन दहन फसल कहते हैं। इसमें वनस्पति को जो है, पौधों को काट कर जला दिया जाता है, जिसे हम कर्तन दहन कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में किसका आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है इस ऑप्शन के अनुसार, यानी सबसे कम है? तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा। जी हां, 2011 के अनुसार जो है हरियाणा की में जो है सबसे कम है आपका इस ऑप्शन के अनुसार, जो कि हरियाणा में 877। जी हां, 1000 जो पुरुष पे जो है 877 महिलाएं हैं हरियाणा में। बाकी ऑप्शन भी है, देख लीजिए। फिर आपका पंजाब में कितना है? तो पंजाब में है आपका 893 है। कितना है? 893 है। गुजरात में कितना है? तो याद रखेंगे, गुजरात में आपका है 918 लिंगानुपात। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 974, 1974। यह आपका हिमाचल प्रदेश में। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे उच्चतम कहां है, ज्यादा कहां है, तो याद रखेंगे नंबर 1 स्थान है आपका केरल का। किसका स्थान है? केरल का, जहां जो है 1000 पुरुष पे जो है, यानी 1000 बालक पे 1084 जो है महिलाएं हैं यानी लड़कियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहां, बताइए? तो सहकारी कृषि जो है रूस में भी, नीदरलैंड्स में भी सफल रही है। आजकल जो है यह भारत में भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सफल यह रही है आपका डेनमार्क में। कहां? डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल रही है। यहां डेनमार्क में जो है हर एक किसान के जो है सहकारी समिति का सदस्य है। डेनमार्क में हर एक किसान सहकारी समिति का सदस्य है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताइए आपका आंसर क्या होगा? NH8, NH5, NH6 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है आपका NH7, लेकिन यह NH7 का नाम अब बदलकर NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया है। क्या? NH44। NH7 जो है इसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कहां तक जाता है? यह कन्याकुमारी तक भारत का जो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है ना, जो कि 3745 किलोमीटर है। कितना?
3745 किलोमीटर है। यदि आपके मन में एक प्रश्न यह उठता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 47A यानी NH47A आपका यह सबसे छोटा राजमार्ग है, जो कि मात्र 6 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है। यदि यह पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो याद रखिए एर्नाकुलम को जो है, एर्नाकुलम को यह कोची बंदरगाह से जोड़ता है। एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से यह जोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सलेम इस्पात उद्योग है, कहां है यह? तो यह है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है तमिलनाडु के सेलम में है। कहां है? तमिलनाडु के सेलम में है। यहां इस्पात बनती है ना, और जो कि सेल का एक इकाई है। सेल का एक इकाई है यह आपका सलेम इस्पात उद्योग, जो कहां है? तमिलनाडु के सेलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, यानी सबसे ऊपर कौन है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे आपका जो है यह नंबर 1 स्थान पे है। यदि आपसे पूछा जाए दूसरा स्थान किसका है, तो याद रखेंगे आपका दूसरा स्थान है आयरलैंड का। किसका है? दूसरा स्थान आपका आयरलैंड का है। फिर यदि पूछा जाए आपसे तीसरा किसका है, तो स्विट्जरलैंड का। इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सबसे उच्चतम जो है आपका नॉर्वे का है, फिर आयरलैंड, फिर आपका स्विट्जरलैंड। लेकिन भारत का स्थान कैमा है, तो याद रखेंगे भारत का स्थान जो है वो है आपका 129। जी हां, 129। कितना? 129 आपका भारत का स्थान है। और सबसे नीचे किसका है, तो सबसे नीचे जो है दक्षिण सूडान, नाइजीरिया, बुरुंडी, ये सब देश आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। जी हां, भूमि उपयोग का संवर्ग सीमांत भूमि जो है नहीं है। यदि आपके मन में है कि सीमांत भूमि क्या है, तो यह भी जान लीजिए। सीमांत भूमि वह है जो कम कृषि मूल्य की होती है, क्योंकि क्षेत्र से उत्पादित फसलों का मूल्य जो है उस क्षेत्र तक पहुंच के लिए भुगतान किए गए किराए से कम होता है। वहां सीमांत भूमि का कारण क्या है, यह भी जान लीजिए। क्यों? वहां खराब पानी की आपूर्ति होती है, खराब मिट्टी की गुणवत्ता होती है, प्रदूषण ज्यादा होती है, ढलान जैसा इलाका होता है, परिवहन की समस्या होती है। तो यह आपका हुआ सीमांत कृषि। मैंने इतना विस्तार से क्यों बताया? क्योंकि सीमांत कृषि आपके लिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 24, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। जी हां, मिट्टी की लवण जितना अच्छा रहेगा, है ना, वहां भूमि क्या होगी उतना ही अच्छी होती है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। नेक्स्ट प्रश्न, आपका आखिरी प्रश्न है आज का। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब सवाल यह उठता है आपका कि यहां समाजवादी है, पूंजीवादी है, यहां मिश्रित है, यह क्या होता है? तो मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूं वीडियो में, फिर से जान लीजिए। अर्थव्यवस्था का जो है 3 प्रकार होता है। एक होता है आपका समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी और एक होता है मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होता है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो वहां जो है राज्य का हस्तक्षेप एक सीमित होता है, एक बराबर हिस्सेदार होता है, यानी मिश्रित में जो है सीमित होता है। लेकिन यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, तो यहां राज्य का अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है, यानी सबसे कम हस्तक्षेप होता है। विद्यार्थीगण, मैंने आपको इस वीडियो में कम से कम 70-80 प्रश्न तो जरूर बताए होंगे। सो
हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विस्तार से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सख्त जरूरी है, ताकि उन्हें भी अच्छे मार्क्स आए। जुड़े रहिए चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।